बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। पीटीआई के हामियों की गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। क्या उनकी ईद जेल में गुजरेगी? और इमरान खान अदालत से झूठ बोल रहे हैं और चैलेंज कर रहे हैं सबको मतलब इलेक्शन कमीशन भी, अंपायर भी और सियासी जमातें भी, सबको चैलेंज कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? और जनाब, खूबसूरत औरत को शौहर की ज़रूरत नहीं होती। ऐसी घटिया और बेशर्माई वाली बात कौन कर सकता है, ये हम आपको बताएंगे। और मुशर्रफ साहब का वीज़ा रिजेक्ट हो गया है ना, अजीब बात। और जनाब, वज़ीर आज़म हाउस में आपको याद होगा 9 अप्रैल के हवाले से बात होती है कि किसी को चपेड़े पड़ी थी, लेकिन वो तो नहीं पता, लेकिन चपेड़े पड़ती थी, किसको पड़ती थी और कौन मारता था, ये आज हम आपको बताएंगे। और फवाद चौधरी साहब मरियम औरंगज़ेब पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये सब बातें हम करेंगे। पीटीआई के हामियों से शुरू करते हैं। कल से जो एक गिरफ्तारी हुई इमरान रियाज खान की, यूट्यूबर हैं और बड़े मारूफ हैं, लोगों ने बड़े शौक़ से सुनते हैं। जो पीटीआई के हामी हैं वो बहुत सुन रहे थे और उन्होंने भी खुल के खेला। मतलब वो सही जो है ना, धड़ेबाजी जिसको कहते हैं, पार्टी बन के उन्होंने, सहाफ़ी तो पता नहीं क्या उसमें मैं कहूँ, लेकिन वो पार्टी ज़रूर बने, बाकायदा पार्टी बन के इमरान खान की हिमायत में। और सिर्फ इमरान खान की हिमायत भी होती तब भी काबिल कबूल थी, जब वो इस मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़ बोले और उनके कुछ सवाल तो बड़े वैलिड थे। लेकिन बहरहाल शायद उन्होंने कुछ लाइंस क्रॉस की या जो भी हुआ, फिर उनके ख़िलाफ़ पर्चे होने शुरू हुए और कल शाम उनकी गिरफ्तारी हो गई। और फिर वो पहुंचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और वही अदालत जिस पर एतराज़ होता था इमरान खान को कि रात को क्यों खुलती है, कल रात भी खुली, अदालत में कार्रवाई हुई, लेकिन सिर्फ इतनी सी कार्रवाई हुई कि सुबह देखेंगे। और अब उन्हें रिलीफ नहीं मिल रहा। सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया, फिर वो चले गए हैं अटक की अदालत में, और उसके बाद वहाँ से भी कुछ रिलीफ नहीं मिला दोपहर के बाद। तो अब वो रात को पिंडी की अदालत में पेश होंगे, लेकिन लग नहीं रहा कि वो घर जा सकेंगे, क्योंकि उनके खिलाफ़ इतने सारे केसेस बन चुके हुए हैं। अब उन्हें वो सारे फेस करने होंगे, भुगतने होंगे। हुकूमत ने आज उस पर बयान दिया है, मलिक अहमद साहब ने बात की, उन्होंने कहा उनके खिलाफ़ पर्चे हैं और हमने कानून के मुताबिक उन्हें गिरफ़्तार किया है। तो वैसे तो सिर्फ बोलने पर मुकदमा नहीं होना चाहिए, अगर बात करने पे। अच्छा, वो बात किसकी कर रहे हैं और किसकी हिमायत कर रहे हैं, उसको आप कुछ नहीं कह रहे। हुकूमत जो असल मरकज़ है इन सारी चीज़ों का, इमरान खान साहब, उन्होंने जो स्टांस लिया हुआ है और जो नफ़रत इमरान खान साहब पैदा कर रहे हैं इस कौम में, और एक दूसरे के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़, अफराद के ख़िलाफ़, शख्सियात के ख़िलाफ़ वो जो काम कर रहे हैं, उन्हें तो कोई नहीं पूछ रहा। तो इमरान रियाज खान तो बस उनके फॉलोअर थे, और वो तो कहते हैं मुझे जो कुछ बताया जा रहा था मैं वो कर रहा था, अब मुझे उससे रोक दिया गया तो मैं तो रुकने को तैयार नहीं हूँ। इतनी सी बात थी। तो क्या हुकूमत के पास इस बात का कोई जवाब है कि इन चीज़ों को मैनेज कैसे करना है? सोशल मीडिया पर आप किस किस को रोकेंगे, कैसे रोकेंगे, इस मसले को हल करें। वो जो जिन चीज़ों की बेस पर वो नफ़रत पैदा कर रहे हैं, वो झूठा प्रोपेगेंडा जो कर रहे हैं, उस झूठे प्रोपेगेंडे का कोई तोड़ करें। चंद लोगों को गिरफ्तार करने से, उनको पकड़ने से मसला हल नहीं होगा। इसको हुकूमत को इस झूठे प्रोपेगेंडे का, इस नेगेटिव प्रोपेगेंडे का, ये जो नफ़रत फैलाने वाला प्रोपेगेंडा है, उसका तोड़ करना पड़ेगा। उसके लिए क्या सोचना पड़ेगा, ये हुकूमत का काम है। और दूसरी तरफ हलीम आदिल शेख साहब को गिरफ़्तार किया गया है। वो पीटीआई के अपोजिशन लीडर हैं उसमें सिंध असम्बली में, और पीटीआई के रहनुमा हैं। वो लाहौर में गिरफ़्तार हो गए हैं। उनके खिलाफ़ भी मुख्तलिफ केसेस थे। उनको तो खैर बोलने पर, सिर्फ बोलने पर नहीं है, उनके खिलाफ़ तो और भी इल्ज़ामात हैं, तो उन्हें गिरफ़्तार किया गया। अब अगले कल आखिरी दिन है, जुमा जो है छुट्टी है, तो जुमेरात का जो है कल या आज कह लें, वो जो आखिरी दिन है, और उसमें अगर इनकी ज़मानतें नहीं होती हैं तो फिर ये ईद की छुट्टियाँ, 5 छुट्टियाँ जो हैं, ये लोग मुमकिना तौर पर जेलों में या लॉकअप में गुजारेंगे। तो पीटीआई, और मुझे तो लगता है कि कुछ ऐसी खबरें थी कि कुछ और लोग भी शायद पीटीआई के गिरफ़्तार हो जाएं। ये मसले का हल नहीं है। हुकूमत को जिसको भी गिरफ़्तार करना है, पूरी आइनी और कानूनी पोजीशन क्लियर करके उसके बारे में जो भी शवाहिद हैं वो इकट्ठे करें, अदालत में लेके जाए, फिर उसके मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की बातों से आप वक्ती तौर पे उनको प्रेशराइज तो किया जा सकता है। अच्छा, ये सारी चीज़ें भुगती हुई हैं, नून लीग ने खुद ये सारी चीज़ें भुगती हैं। राना सनाउल्लाह साहब की जो गिरफ़्तारी थी जिस तरह से हुई, उससे पहले हमज़ा शहबाज साहब की गिरफ़्तारी, शहबाज शरीफ साहब की गिरफ़्तारी, और पीपल्स पार्टी के तो खैर बहुत ही लोग उसमें रहे हैं। जरदारी साहब ने एक ज़माने में बड़ी खुद जेल काटी,
और खुर्शीद शाह साहब बड़ा तवील अरसा आप गुजार चुके हैं, और भी बहुत से लोग हैं। तो ये सियासी इंतकाम नहीं नज़र आना चाहिए, मतलब वो इंतकाम नहीं होना चाहिए। नज़र तो जो भी आ रहा है, सियासी इंतकाम नहीं होना चाहिए। आइन और कानून के मुताबिक चले। आपने किसी को पकड़ना है, कोई बेस बनाए, अगर उस पर जेन्युइन इल्ज़ामात हैं, अगर उसने कोई ख़राबी की है, अगर उसका कोई गलती है, कोई फॉल्ट है, तब उसके खिलाफ कार्रवाई करें। ये सिर्फ खानापुरी के लिए और बदला चुकाने के लिए नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं कि इमरान रियाज के साथ अब क्या होता है। उन्होंने तो बड़ी बढ़के मारी थी, और कल इवन गिरफ्तारी के बाद, गिरफ्तारी के मौका पर भी ये तो बड़ी लिबर्टी है कि उन्हें उस मौका पर मोबाइल फ़ोन उनके हाथ में था और वीडियो बन रही थी, उसमें उन्होंने अगेन, मतलब वो आप ये सोचें कि सेक्टर कमांडर लाहौर जो हैं ISI के, उनका नाम फिर दोबारा लिया उन्होंने कहा ये ब्रिगेडियर राशिद कर रहे हैं सब कुछ जो भी कर रहे हैं, वो तो उससे बाज नहीं आ रहे। उन्होंने फिर वही बातें की हैं। दूसरा, उन्होंने एक ऑलरेडी जो उनकी रिकॉर्डेड वीडियो थी वो चली है उनकी गिरफ्तारी के बाद, कि अगर मुझे कुछ नुकसान हुआ या मुझे इन्होंने ना छोड़ा फौरी तौर पर, तो 5 घंटे के बाद मैं सब कुछ बता दूंगा, मैं ऐसे पोल खोलूँगा कि शायद दुनिया उलट जाएगी। तो वो अब 24 घंटे गुजर गए हैं, वो वीडियो नहीं आई है। अच्छा, क्या कौन रोक सकता है? अगर वो पहले से अपलोडेड है और वो सिस्टम में पड़ी हुई है और उनके दोस्त पीछे बैठे हुए हैं, वो क्यों नहीं आ रही है? अगर इमरान रियाज के पास कोई ऐसी बात है जिसमें कोई क्रिमिनल साबित होता है, कोई कसूरवार साबित होता है और कोई मुजरिम साबित होता है, तो वो सामने लाएं यार। या ब्लैकमेलिंग एक दूसरे को करने के लिए कि मैं उसका ये पोल खोल दूंगा, मैं उसकी ऑडियो रिलीज कर दूंगा, मैं उसकी वीडियो कर दूंगा, मतलब आप क्या गेम खेल रहे हैं? ब्लैकमेलिंग की गेम खेल रहे हैं। अगर बतौर सहाफ़ी, वो अपने आप को सहाफ़ी समझते हैं, उनके पास कोई ऐसा एविडेंस है, कोई ऐसी चीज़ें हैं जिससे कुछ लोगों की खराबी, कुछ लोगों की गलती साबित होती है, तो वो सामने लेकर आएँ, वो अदालत में ले जाएं। आज जो 3 जगहों पे धक्के खाए हैं उन्होंने और उनके वकीलों ने, तो वो उसको वहाँ लेकर जाएं और साबित करें। मतलब ये ड्रामेबाजी ख़त्म होनी चाहिए दोनों साइडों से, हुकूमत की तरफ से भी और जो अपोजिशन वाले या अपोजिशन की पार्टी के जो हामी हैं, उनके जो स्पोक्स पर्सन बने हुए थे इमरान रियाज साहब, उनको भी। मैं उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ हूँ, लेकिन ये जो तरीका उन्होंने अपनाया हुआ है ब्लैकमेलिंग वाला, ये भी बिल्कुल गलत है। और वही सेम तरीका ब्लैकमेलिंग वाला है इमरान खान साहब का। वो आज जलसा में खिताब कर रहे थे चीचा वतनी में, और उसमें उन्होंने फिर ब्लैकमेलिंग उन्होंने कहा कि मैं, आप अंपायर को भी साथ मिला लें और इलेक्शन कमीशन को भी मिला लें, मैं फिर भी इलेक्शन जीत के दिखाऊंगा। अच्छा, एक तरफ वो रोते रहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो हमारे साथ नहीं है या हमारे खिलाफ है या हुकूमत को सपोर्ट कर रहा है, दूसरी तरफ वो चैलेंज कर रहे हैं कि आप इलेक्शन कमीशन को साथ मिला के इलेक्शन लड़ लें। भाई क्यों इलेक्शन कमीशन को साथ मिला लें? इमरान खान साहब मतलब क्या चाहते हैं वो? और दूसरा उन्होंने कहा जी मैं 20 की बीट्स जो है सीटें जीत लूँगा, और वो एक शख्स जो लाहौर बैठा है हमजा शहबाज को सपोर्ट करने के लिए। मतलब इनकी सबकी तान जो है, जो मैं अभी कह रहा था, इमरान रियाज की अपनी वो ज़ुबान नहीं है। वो जो इल्ज़ामात लगा रहा है और जिन लोगों पे इल्ज़ामात लगा रहा है, वो बेसिकली इमरान खान की बिहाफ पे लगा रहा है, वो इमरान खान की शय पे लगा रहा है। इमरान खान साहब को और कुछ सूझता ही नहीं है। उन्हें तो ले दे के एक आर्मी चीफ और चंद एक और ऑफिसर्स हैं, उन्होंने टारगेट किया हुआ है। मतलब वो ये समझ रहे हैं कि इन ऑफिसर्स को मैं टारगेट करके, इनके खिलाफ मैं कुछ कार्रवाई करके और मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा। यार ये कैसे हो सकता है इमरान खान साहब? आप तो, आपकी वो 20 साल 22 साल जिसको आप अपनी जदोजहद कहते हैं, चले मैं उसी आप ही की बात मान लेता हूँ, और फिर 3.5 साल की हुकूमत, क्या लर्न किया आपने, क्या सीखा आपने? मतलब आप नहीं चाहते कि ये मुल्क अमन और सुकून से रहें, लोग यहाँ पर अच्छे तरीके से काम और आगे चलें हम, वो तो बिल्कुल नहीं चाह रहे। तो दूसरी बात यह है कि वो कोर्ट से झूठ बोल रहे हैं। वो इमरान खान जिसको सादिक और अमीन का टाइटल दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने, आज फिर उन्होंने कोर्ट से झूठ बोला है। कोर्ट से झूठ इस तरह से कि उनकी पेशी थी, तो उसमें उनके वकील ने कहा है कि इमरान खान की जान को ख़तरा है, इसलिए वो अदालत में नहीं आ सकते। भाई सुभान अल्लाह, क्या कौन सी जान को ख़तरा है? पता नहीं वो किसको जान कहते हैं कि अदालत तक पहुंचने के लिए उन्हें जान का ख़तरा है। और उन्होंने चीचा वतनी में आज खिताब किया है, और 7 तारीख को वो कर रहे हैं आई थिंक फैसलाबाद में, और उसके 7 तारीख को लाहौर आ रहे हैं शायद। अच्छा, 14 तारीख को उनका मुल्तान में जलसा है, और इस दौरान में उनके 10-12 जलसे हैं मुख्तलिफ शहरों में ना, और उनकी जान को ख़तरा है। सिर्फ अदालत में मतलब उनके ख्याल में अदालत में दहशतगर्द बैठे हुए हैं जिनसे उनकी जान को ख़तरा है। और अदालत में कौन बैठा है? या उनके वकील हैं, दोनों पार्टियों के वकील होंगे, या जजेस हैं। तो क्या इमरान खान साहब को वकीलों से और जजों से अपनी जान का ख़तरा है? मतलब वो पब्लिक में जा सकते हैं, पब्लिक क्राउड में जलसे में खड़े होकर खिताब कर सकते हैं, जहाँ सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग होते हैं, उनके मदा, उनके हामी,
उनके चाहने वाले वहाँ पे हज़ारों की तादाद में मौजूद होते हैं। इमरान खान साहब को वहाँ कोई ख़तरा नहीं है और अदालत में जाते हुए उनको बड़ा ख़तरा है सिर्फ झूठ बोलना, और वो शख्स जो अपने तौर पे सादिक और अमीन का टाइटल लेके फिर रहा हुआ है। असल में तो उन्हें शर्म आनी चाहिए जिन्होंने ये टाइटल दिया था। मतलब उन्हें कोई खुदा का खौफ नहीं है और ना उन्हें कोई शर्म है कि बंदा आके माफ़ी मांग ले कभी। मतलब आपको याद है ना, नसीम हसन शाह ने भी एक मरतबा आकर इस पर माजरत कर ली थी कि भुट्टो को फांसी वाले केस में जो प्रेशर था हमारे ऊपर, तो कम से कम अब वालों को भी कोई शर्म आनी चाहिए। जो अब बाद में आएंगे, चले जब रिटायरमेंट के बाद ही होना है ना, तो जो रिटायर हो चुके हैं कम से कम उनको तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और जनाब एक इंतहाई घटिया और शर्मनाक बात ये हुई है कि जो कल हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में आमना जंजुआ साहिबा ने बात करते हुए बताया है, और किसके बारे में, वही साहब वो जो सर से पाँव तक चूमने वाले। मतलब आप जब बुराई को नहीं रोकेंगे, इन द सेंस कि जब आप एक ख़राबी की निशानदही हो गई है, पता चल गया कि एक आदमी इखलाकी तौर पे दिवालियापन का शिकार है, वो गलत हरकतें कर रहा है, तो हमारा कानून कहाँ सोया हुआ है? वो कानून तो अंधा होता है, अदालतें तो अंधी नहीं होती ना, जजेस तो अंधे नहीं होते, आई एम श्योर। तो एक ऐसे शख्स के बारे में, मतलब एक सियासी बयान आ जाए किसी पॉलिटिकल लीडर का, तो उस पर सुओ मोटो हो जाते हैं और अदालतों में पेशियाँ शुरू हो जाती हैं। जस्टिस जावेद इकबाल साहब, रिटायर्ड जस्टिस जावेद इकबाल साहब, उनके बारे में कितने ओपन इल्ज़ामात थे वो तैयबा साहिबा के, कि उन्होंने क्या क्या हरकतें की, ऑडियोज़ आ गई, वीडियो आ गई, सारा कुछ मौजूद था। लेकिन हद है यार, सबकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, पता नहीं क्या मसलते हैं, किससे डरते हैं। मतलब वो जावेद इकबाल साहब किस बला की वो नाम था, वो क्या चीज़ थे कि उससे अदालतें भी डरती थी, हुकूमत भी डरती थी, कोई नहीं बोल सका। इतने ओपन प्रूफ थे उनके सामने, सबके सामने उनके खिलाफ, और सब खामोश रहे। सिर्फ बेशर्माई थी कि खातून ने जब ऐसे इल्ज़ामात लगाए, और कोई नहीं, ऐसा कोई इल्ज़ाम किसी MNA MPA पर लग जाता है, किसी सियासी लीडर पे लग जाए तो शोर मच जाता है। लेकिन चूंकि जस्टिस जावेद इकबाल साहब रिटायर्ड जस्टिस थे और नैब के चेयरमैन थे, तो ऐसी उनके हाथ में कोई चीज़ थी, सारे ही लोग काने थे उनके, मगर कोई उनके सामने बोल नहीं सका। तो अब आमना मसूद जंजुआ साहिबा ने बताया, उन्होंने कहा कि मेरी एक जानने वाली हैं, पठान खातून हैं, खूबसूरत होते हैं सब, उनके बच्चे, मर्द, ख़वातीन सभी ज़ाहिर है खूबसूरत लोग होते हैं, वो जेनेटिक है उनका तो मामला। तो वो खातून के शौहर जो हैं लापता अफराद में थे, वो इनसे मिली, तो जस्टिस जावेद इकबाल साहब ने कहा कि तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें शौहर की क्या ज़रूरत है? डूब के मर जाएं जावेद इकबाल साहब आप, शर्म और हया नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आप नहीं सोचते कि आपकी फैमिली भी होगी, कोई ख़वातीन, आपकी बेगम, बच्चे, बच्चियाँ, सारे लोग होंगे ना फैमिली में, तो उन्हें कोई शर्म लिहाज, कोई शर्म ही नहीं है उस शख्स को कि इस तरह की बातें वो करता रहा है। और अब ऐसी बातें फिर सामने आने के बाद क्या कोई ऐसी अदालत है जो उनके खिलाफ नोटिस लेगी? यार अब तो कोई कर लें, अब तो किसी को ये डर भी नहीं होना चाहिए कि वो चेयरमैन नैब है। चले पहले तो मैं मान लेता हूँ कि सब लोग डरते थे कि चेयरमैन नैब के तौर पे वो किसी की चोरियां पकड़ लेंगे, उनके पास शायद फाइलें मौजूद होंगी, इस वजह से डरते हैं। और इसके अलावा मुझे तो कोई वजह नहीं समझ आती। उनसे सिर्फ वो लोग डरते होंगे जिन्हें पता होगा कि हमारी फाइलें चेयरमैन नैब के पास मौजूद हैं और वो हमें पकड़ लेंगे और हमें सज़ा मिल जाएगी। अदरवाइज़ उनसे डरने की कोई वजह नहीं थी। तैयबा केस इतना ओपन केस था, उस पर बड़े आराम से उनको सज़ा हो सकती थी, उनको फारिग किया जा सकता था। तो अब फिर जो आया है, इंतहाई शर्म की बात है, आज PAC ने, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने उन्हें तलब किया है कल के लिए ना, और उन्होंने कहा है, नूर आलम साहब उसके PAC के हेड हैं, चेयरमैन है, तो उन्होंने कहा कि हम भी बेटियों वाले हैं, तो अब उन्हें बुलाना पड़ेगा, उन्हें आना पड़ेगा। और उन्होंने कहा पहले भी उन्हें बुलाया था, वो नहीं आए, अब शायद कोई ऐसा बहाना ना हो जाए कि ईद की छुट्टियां या क्या है, उन्हें बुलाना है। यार उनके वारंट इशू करें, उन्हें उठा के ले आए। कोई कैसे हो सकता है कि अदालत या कोई ऐसा फोरम जो उन्हें बुलाना चाहे किसी शख्स को ना आ रहा हो? मतलब आप ठीक है, जिनसे डरते थे डर लिया यार, अब हर आदमी से इसी तरह डरेंगे हम? इस मुल्क में कानून की पाबंदी, कानून की पासदारी, कानून का जो हुक्मरानी है वो कभी भी नहीं होगी। एक मुशर्रफ साहब से डरते थे सब लोग, चलें मुशर्रफ साहब चले गए, बीमार भी हो गए, अब तो उनकी भी सुन लें। मुशर्रफ साहब का जनाब मैंने उनका वैसे तो वो वीलॉग भी सुना था, जावेद चौधरी साहब, उन्होंने एक कॉलम भी लिखा है बड़ी तफसील से उनकी बीमारी के हवाले से। वो सारी चीज़ें तो अल्लाह ताला बचाए, बीमारी या कोई परेशानी किसी भी इंसान को फेस करनी पड़ सकती है, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, या कम से कम हमें नहीं समझ आ सकती, इंसानों को हम इसको नहीं समझ सकते कि ये बीमारी, आजमाइश, कोई परेशानी की वजह क्या है। वो कोई 100 साल का बूढ़े भी हो सकता है,
वो कोई हुक्मरान भी हो सकता है, वो नेक इंसान भी हो सकता है, वो जालिम और जाबिर इंसान भी हो सकता है, वो न्यूली बॉर्न बेबी भी हो सकता है ना, उसको भी कोई बीमारी हो सकती है। तो बीमारी तो अपनी जगह उन्होंने बड़ी तफसील से उनकी बीमारी का बताया है, लेकिन उसमें जो काबिल गौर बात है वो ये है कि अमेरिका ने उन्हें वीज़ा देने से इनकार कर दिया। यार ये बहरहाल सोचने की बात है, ना सिर्फ परवेज़ मुशर्रफ के लिए, उनके तमाम चाहने वालों के लिए, और वो लोग जो उसको फॉलो करना चाहते हैं या सोचते हैं उनके बारे में ना, उस तरह का लाइफस्टाइल या उस तरह का हरकत कोई सोचता है बंदा कि परवेज़ मुशर्रफ जिनके लिए वो एक ताकतवर हुक्मरान थे पाकिस्तान के, और बड़ा उनको फ़ख्र था, नाज था कि उनकी बड़ी दोस्तियां हैं अमेरिका में और दुनिया भर में हर जगह, एक ऐसे शख्स को अमेरिका ने वीज़ा देने से इनकार कर दिया। और उस मौके पर जब उसे इंतहाई ज़रूरत थी इलाज के लिए, मतलब उनकी बीमारी की जो तशख़ीस हुई है उस पर रिसर्च हो रही है, वो भी अमेरिका में हो रही है ना, बाकी तो कहीं भी नहीं, ज़ाहिर सबसे एडवांस्ड वहीं पर हो रहा होता है काम इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो वहाँ पर जाने के लिए जब उनकी फैमिली ने चाहा और उनके डॉक्टर्स ने उन्हें एडवाइस किया, तो अमेरिका ने वीज़ा देने से इनकार कर दिया। अब उसकी क्या वजह हो सकती है, वो कोई सबक सिखाना चाहते हैं, कोई या रूटीन में कोई मिस्टेक है रूटीन की, फॉर एनी रीज़न कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन ये इंतहाई शर्म की बात है कि हमारे मुल्क का एक साबिक सदर, हमारे मुल्क का साबिक आर्मी चीफ, डिक्टेटर था बट सदर तो बन गया था, तो उसको वो इलाज के लिए जाना चाहता है, और अमेरिका जहाँ पे सारी दुनिया से लोग आ रहे होते हैं उन्होंने उसको वीज़ा देने से इनकार कर दिया। तो जनाब मुशर्रफ साहब और मुशर्रफ साहब जैसे जितने भी लोग हैं वो सोचें इस बात को कि कल को कोई भी अच्छा मुल्क उन्हें अपनी सरजमीन पर एंटर होने से रोक सकता है। तो ये लेसन है लोगों के लिए। बाकी तो बीमारी और वो सारी चीज़ों के लिए हमें सिर्फ दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें बचाए। और जनाब मुशर्रफ साहब का तो हमने कर लिया। वज़ीर आज़म साबिक जो हैं इमरान खान साहब, उनके बारे में एक बड़ी ख़बर आई थी कि 9 अप्रैल की रात कुछ जो है ना नाखुशगवार वाक़यात वहाँ हुए हैं। कुछ लोगों ने कहा किसी ने चपेड़ मारी है, किसको मारी है, ये सारी बातें होती रही। उसका कोई प्रूफ नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऑथेंटिक ऐसी खबर नहीं है। लेकिन वज़ीर आज़म हाउस में चपेड़ें पड़ रही होती थी, और वो किसको पड़ रही होती थी, वो बेचारे मुलाजमों को। और उसके लिए असद तूर साहब ने, वो भी एक नॉन सहाफ़ी हैं बड़े मशहूर, उन्होंने अपने वीलॉग में बताया है अपने ज़राए से कि बुशरा बीबी जो है वो ज़रा सख्त मिजाज खातून है, और वो अपने मुलाजमों को, अपने नौकरों को डांटती थी, बालों से पकड़ कर खींचती थी, और ये सारी चीज़ें जो है ना उनके बारे में लिखा हुआ है। और मज़ेदार बात यह है कि इमरान खान साहब उनके सामने बड़े मुअद्दब खड़े रहते थे और दम शम करा के चले जाते थे। पता नहीं उन्हें भी डर हो कि वैसा ही सलूक उनके साथ ना हो जाए। ज़ाहिर है ये तो जब मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी, आपस में ताल्लुक़ होता है मियाँ बीवी का, वो जो मर्ज़ी करें, जैसे मर्ज़ी करें और जो मर्ज़ी चाहें। तो लेकिन असद तूर साहब ने जो रिपोर्ट दी है वज़ीर आज़म हाउस के हवालों से, उस वक्त का वज़ीर आज़म हाउस, वो बड़ी ऑकवर्ड सी है ना, कि एक ऐसी खातून जो बड़ा मजहबी लगाव वाला उनका इम्प्रेशन है हमारे सामने, तो बापर्दा और इबादत और रूहानियत की मनाज़िल, वो सब चीज़ें, उनके बारे में असद तूर साहब ने ये रिपोर्ट दिया है। अब ये कितनी सच है, कितनी हकीकत है, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल ये हमारे पास रिपोर्ट आई है। और जनाब फवाद चौधरी साहब ने इल्ज़ाम लगाया है मरियम औरंगज़ेब साहिबा पर, और वो कह रहे हैं कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा के जो शौहर नामदार हैं उनकी वजह से सिगरेट इंडस्ट्री को जो है रिलीफ दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म साहब, बड़ा ज़रूरी है कि इस बात को क्लियर किया जाए। मरियम औरंगज़ेब तो इसकी तरदीद जैसे भी कर रही हैं या करेंगी, हुकूमती सतह पर इस बात को चेक किया जाए। ये अभी इब्तिदा है आपकी, अभी तो 3 महीने भी नहीं हुए पूरे आपको ना, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। 1 रुपये का भी ऐसा मसला नहीं, आपको तो खैर आपका तो मशहूर मुहावरा है ना कि एक धेले की करप्शन नहीं होती। तो जनाब ये जो करोड़ों अरबों रुपए के रिलीफ की बात हो रही है, इसको चेक करें, मेक इट श्योर कि ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। पब्लिक का पैसा है यार, ये लूटमार बहुत हो गई है यार। मतलब आप लोगों की खिदमत करें, ये छोड़ दें चीज़ें, पैसा जो जेन्युइन तरीके से मिल रहा है वो लें। अगर आपको सूट नहीं करता, आप समझते हैं कि इसमें पैसे नहीं है, सियासत में, हुकूमत में आने में जेन्युइन तरीके से पैसे नहीं मिलते, तो छोड़ दें। आपके इतने बड़े बड़े एम्पायर हैं, आपके इतने बड़े बड़े बिजनेस हैं, बिलियंस ऑफ रुपीज़ के आपके बिजनेस हैं यार, अरबों रुपए के बिजनेस हैं आपके, शायद खरबों में हो,
तो इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए फिर जब आप हुकूमत में आ गए हैं। तो जिसको वारा नहीं खाता वो समझता है, जैसे इमरान खान साहब कहते थे हमें सुनाने के लिए, तो वो ये कहते थे ना कि वो 2 लाख रुपए मेरी तनख्वाह है, मेरे तो घर भी नहीं चलता। और तो यार आपको किसने कहा कि आप आकर बैठे यहाँ पे, आप जाएँ कोई और झक मारे, कोई और कुछ और कर लें जाके, जहाँ से आप पैसे कमा सकते हैं, यहाँ से लूट मार ना करें। फिर वो इमरान खान साहब, वही इमरान खान साहब है जिनका अगले साल जो है वो टैक्स जो है वो कोई 10-20 गुना बढ़ गया था। क्यों बढ़ गया था जी? कहाँ से पैसे आ गए थे? आपका तो घर नहीं चलता था। तो आप ये सारी जो लूट मार है इसको छोड़ देना चाहिए हमारे सियासत में आने वाले लोगों को। मरियम औरंगज़ेब पर लगने वाला इल्ज़ाम वज़ीर-ए-आज़म साहब की जिम्मेदारी है कि चेक करें, अगर इसमें कोई हकीकत है तो इस पर सख्त तरीन एक्शन होना चाहिए। वो चाहे मरियम औरंगज़ेब को फारिग करना पड़े, और सिर्फ फारिग करना नहीं, जो लोग करप्ट हैं उनको पकड़ना चाहिए। और अगर ये झूठ है इल्ज़ाम तो फिर फवाद चौधरी के खिलाफ कार्रवाई करें। मरियम औरंगज़ेब को चाहिए कि उन्हें सू कर दें, अदालत में जाएं, उनके हवाले से उस पर केस कर दें। उस पर अदालतों में भी कोई तो इंसाफ मिलने का सिस्टम होना चाहिए ना। अब सब लोग तो जस्टिस जावेद इकबाल नहीं ना कि कोई उनको पूछेगा ही नहीं, किसी ना किसी को तो पूछा जाएगा। तो कोशिश करें कि हमारे मुल्क में भी कानून की अमलदारी और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। कोई हमारे लिए भी कोई बेहतर सिस्टम होना चाहिए और अवाम जो है वो सुख का सांस ले सकें। शुक्रिया।